Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download October 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about digital currencies. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं डिजिटल करेंसीज होती क्या हैं. सो करेंसीज दैट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म वो होंगी डिजिटल करेंसीज. वेरी सिंपल. लेकिन डिजिटल करेंसीज बेसिकली दो टाइप की होती हैं. वर्चुअल करेंसीज. वर्चुअल करेंसीज का मतलब है सच करेंसी दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी. It is developed by some private developers or any other founding organizations. तो वर्चुअल करेंसीज के एग्जांपल हो सकते हैं कोई गेमिंग नेटवर्क के टोकन मनी. जैसे आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको कुछ टोकन पैसा मिलता है उस गेम को खेलने के लिए. अगर आप जीत जाते हैं तो उसको कभी कभार आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं रुपये में. तो वो सब होगा वो एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल करेंसी. उसके अलावा बिटकॉइन आपने नाम सुन रखा होगा विच इज़ अ टाइप ऑफ a cryptocurrency which also this cryptocurrency जिसका एक टाइप है बिटकॉइन. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वर्चुअल करेंसी. तो वर्चुअल करेंसी एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो एक तरह की डिजिटल करेंसी है, डिजिटल फॉर्म में रहता है, जो किसी सरकार द्वारा किसी अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है. वर्चुअल करेंसी के मैंने दो एग्जाम्पल दिए, गेमिंग नेटवर्क टोकन्स एंड बिटकॉइंस और अदर क्रिप्टो करेंसीज. तो ज़रा देखते हैं कि गेमिंग टोकन्स और क्रिप्टो करेंसीज में क्या अंतर है. क्रिप्टो करेंसीज आप एक तरह से समझिए तो ज़्यादा सिक्योर हैं बिकॉज ऑफ द इनक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफी. तो मतलब सेफ़ है, सिक्योर है, उसको चुराना आसान नहीं है, उसके कोड को ब्रेक करना आसान नहीं है. एकदम सरल तरीके से आप समझिए तो ये है क्रिप्टो करेंसी. बट हैं क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग टोकन जो हैं वो दोनों ही एक तरीके के वर्चुअल करेंसीज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं. तो डिजिटल करेंसी का एक टाइप है वर्चुअल करेंसी, दूसरा टाइप है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. तो वर्चुअल करेंसीज होते हैं दैट आर अनरेगुलेटेड, दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी. बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आर दोज करेंसीज दैट आर रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री. जैसे हमारे देश में अगर आरबीआई, मान लीजिए अगर आरबीआई कोई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी तो उसको कहा जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. जबकि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई करेंसी लेकर के आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसकी कुछ वैल्यू वो देने की कोशिश कर रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे या बिटकॉइन वगैरह पे, तो उसको कहा जाएगा वर्चुअल करेंसी. अब करंट न्यूज़ जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइजीरिया जो एक देश है अफ्रीका के अंदर, इसने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है ई नायरा. तो चूँकि एक सरकार ने लॉन्च किया है एक डिजिटल करेंसी, दैट इज़ वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और इसका नाम है ई नायरा. उसके अलावा नाइजीरिया के अलावा बहामास एंड 5 अदर आइलैंड नेशंस इन कैरेबियन हैव रिलीज देयर डिजिटल सेंट्रलाइज्ड बैंक डिजिटल करेंसी. तो बहुत गिने चुने देश हैं दुनिया के, 5, 6, 7 देश ही हैं ऐसे जिन्होंने सच में अभी भी डिजिटल फॉर्म में अपनी करेंसी रिलीज़ की है. उसके अलावा कुछ एक ऐसे देश हैं जैसे इंग्लैंड, स्वीडन, उरुग्वे, इनफैक्ट इंडिया is also considering to launch its own digital version of currency. China is also planning to launch its own digital version of currency. आपको एक बात अच्छे से समझना है कि डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन पैसा दोनों में अंतर है. ये नहीं कि आपके अकाउंट में ऑनलाइन पैसा आ गया तो आप कहेंगे डिजिटल करेंसी आ गया ना, ऐसा नहीं है. किसी ने आपके अकाउंट में 100 रुपये पेटीएम कर दिया, 200 रुपये पेटीएम कर दिया तो उसको डिजिटल करेंसी नहीं कहते. डिजिटल करेंसी इज इंटायरली डिफरेंट यूनिट जिसकी वैल्यू आपकी जो फिएट करेंसी है, जो नोट वाली करेंसी है, उससे रिलेटेड होगी. अगर कोई सरकार रिलीज़ करती है तो उसको कहा जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. अगर कोई प्राइवेट एंटिटी कोई इस तरह की डिजिटल करेंसी रिलीज़ करता है उसको कहा जाएगा वर्चुअल करेंसी. अब जरा वर्चुअल करेंसीज पे और बात कर लेते हैं. वर्चुअल करेंसीज के बारे में मैंने बताया दे आर अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसीज एंड दे आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वर्चुअल करेंसीज के मैंने दो एग्जांपल दिए आपको. गेमिंग टोकन्स इस तरीके के होंगे $500, $50. तो ये ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में ही रहते हैं लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है रियल करेंसी में. दूसरा होता है क्रिप्टो करेंसी.
both are available in digital form, and since both of them are not regulated by any authority, so they both are example of virtual currencies. क्रिप्टो करेंसीज का एग्जाम्पल हो सकता है बिटकॉइन वगैरह. क्रिप्टो करेंसीज थोड़ा अलग इसलिए होता है. वाई, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ दे आर डिफरेंट. तो लोग, क्रिप्टो करेंसीज आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल करेंसी ओनली, बट दे आर मोर सिक्योर, सेफ, बिकॉज दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ crypto technologies. They use blockchain network technology. They are not controlled by any authority. They are not controlled by RBI or any centralized agency, but yet they are very safe and secure to make transaction. So Bitcoin is the most popular cryptocurrency, but there are other cryptocurrencies also like Bitcoin, Litecoin. तो Bitcoin सबसे पॉपुलर है. बिटकॉइन इतना पॉपुलर है कि बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको ऑल्ट करेंसी कह दिया जाता है, ऑल्टरनेट करेंसी. एक तरफ बिटकॉइन, बाकी तरफ बाकी सारे ऑल्टरनेट करेंसीज. तो एक बात तो तय हो गई कि ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर वर्चुअल करेंसीज, बट नॉट ऑल वर्चुअल करेंसीज आर क्रिप्टो करेंसीज. ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ही एक वर्चुअल करेंसी होती है, बट ऐसा नहीं है. वर्चुअल करेंसी के टाइप्स होते हैं. Cryptocurrencies are a type of virtual currency, but that does not mean that virtual currency means only cryptocurrency. अब जरा समझते हैं कि आखिर जब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, इसको जब किसी सरकार ने रिलीज़ नहीं किया है, किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ने रिलीज़ नहीं किया है, तो इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? आखिर कोई इसको खरीदेगा क्यों? How virtual currencies or how cryptocurrencies will acquire value, why someone will buy it? So it is basically on basis of demand and supply. मतलब ये डिजिटल करेंसीज, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, दे आर वेरी सेफ फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन. तो दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं धीरे धीरे जो इन करेंसीज में हम ट्रांजेक्शन करना शुरू कर रहे हैं. नॉर्मली हम रुपए में ट्रांजेक्शन क्यों करते हैं? हम रुपए देकर के सामान क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सेफ़ है, सिक्योर है. सेफ सिक्योर दो मायनों में. पहला मायना कि इसको कोई आराम से इसकी कॉपी नहीं बना सकता, और दूसरा कि इसकी वैल्यू कुछ हद तक मार्केट में बनी रहेगी. इसकी वैल्यू आज 500 रुपये में अगर हमने कुछ सामान ख़रीदा है, 500 रुपये, दो तरीके से वो 500 रुपये का नोट सिक्योर है. एक तो उसको कोई जल्दी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है. अब कोई बिल्कुल ब्लैक मनी बनाने के काम में लगाओ तो एक अलग बात है, अदरवाइज उसको कोई कॉपी नहीं किया जा सकता. और दूसरा वो उसकी एक वैल्यू है, 500 रुपये में जितना सामान मिलता है मोर और लेस, उसकी वैल्यू वही बनी रहेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, 8 साल 10 साल में जाकर के धीरे धीरे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी. तो इसलिए हम लोग वो फिएट करेंसी जो सरकार रिलीज़ करती है उसको एक्सेप्ट करते हैं. अब धीरे धीरे ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये भी वही सारे फैसिलिटीज़ आप समझिए तो दे रहे हैं. क्रिप्टो करेंसीज मतलब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से वो इनक्रिप्टेड हैं, तो उनको कॉपी करना इतना आसान नहीं है, चुराना आसान नहीं है. दूसरा, मार्केट में उनकी डिमांड जो बढ़ते जा रही है, डिमांड सप्लाई से उनकी रेट डिसाइड हो रही है. जो डिमांड बढ़ते जा रही है उस कारण से उनकी मोर लेस प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है. सो पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन नाउ मेकिंग ट्रांजेक्शन इन डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज. तो क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे मार्केट में दे आर गेनिंग एक्सेप्टेंस. मैनी प्राइवेट कंपनीज आर नाउ हैव स्टार्टेड टू टेक पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज. तो कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क ने कहा था कि वो टेस्ला के कार बेचने पे वो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट लेंगे. वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने इसको मना कर दिया था फॉर सम रीजन्स, उस पर बाद में बात करेंगे. तो मुद्दा ये है कि दुनिया के बहुत सारी कंपनियां अब क्रिप्टो करेंसीज में ही पेमेंट ले रही हैं. इस कारण से क्रिप्टो करेंसीज की एक डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड के कारण उसकी एक प्राइस बन गई है मार्केट में. सो दिस इज़ हाउ क्रिप्टो करेंसीज एक्वायर वैल्यूज़. अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी जब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, आरबीआई, कोई सेंट्रल बैंक या सरकार जब उसको रेगुलेट नहीं कर रही है, तो उसके ट्रांजैक्शंस को कैसे रजिस्टर किया जाता होगा, कैसे नोट किया जाता होगा. सरल शब्दों में कहें तो हु वैलिडेट्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस. भाई मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 50 क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र किए. अब ये क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली हम जब बैंक से पैसा डालते हैं तो ए से बी के अकाउंट में जब पैसा डालते हैं तो बैंक के थ्रू जाता है, ए से बैंक के थ्रू बी के अकाउंट में पैसा जाता है. तो बैंक वैलिडेट करता है इस ट्रांजैक्शन को कि हाँ ए से पैसा बी के अकाउंट में गया है. और बैंक चूँकि रेगुलेट किया जाता है बाय आरबीआई, तो एक तरीके से समझिए आरबीआई वैलिडेट कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को. तो हर ट्रांजैक्शन का एक हिसाब किताब मेंटेन होता है, हर ट्रांजैक्शन की वैलिडेशन होती है. लेकिन जब क्रिप्टो करेंसीज में जब पेमेंट की जाती है तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं. तो हाउ दैट पेमेंट गेट्स
वैलिडेशन, दैट इज़ द क्वेश्चन कि आखिर मैंने ए से बी के अकाउंट में 50 क्रिप्टो करेंसी दिए, तो इसका डाटा कहाँ होगा, कैसे ये हिसाब किताब रखा जाएगा। तो उस हिसाब किताब रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। इट विल गिव आंसर रिगार्डिंग हु वैलिडेट्स द ऑल द ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ द गारंटी दैट देयर इज़ नो फ्रॉड इन ट्रांजेक्शन। मैंने ए से बी के अकाउंट में सच में 50 क्रिप्टो करेंसी डाले नहीं डाले, कोई फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, इसकी वैलिडेशन कैसे होगी, इसके लिए है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, अगर सरल शब्दों में कहें तो इट वर्क्स ऑन पीयर टू पीयर रिव्यू। इस फिगर की मदद से समझिए, मान लीजिए ए को बी के अकाउंट में कुछ पैसे डालने हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज की मदद से पेमेंट करना है। तो ये जो ए को बी के अकाउंट में पैसे डालने हैं क्रिप्टो करेंसीज में, इसका एक लेजर, मतलब एक समझिए तो रिक्वेस्ट कि भाई ए से बी के अकाउंट में 50 क्रिप्टो करेंसीज गए, इसका एक लेजर 3 अलग अलग एनोनिमस सिस्टम में जनरेट हो जाएंगे कि भाई ए से बी के अंदर इतने क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और जब तीनों अप्रूव कर देंगे कि हाँ ठीक है ए से बी के अंदर ये इतने क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र हुए, तब जाकर के पैसा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। मुद्दा ये है कि हर ट्रांजेक्शन को 3 जगह नोट किया जाता है एनोनिमस तरीके से। जैसे सरकारी ट्रांजैक्शन, जैसे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है नोट में, उसमें तो बैंक सारा हिसाब किताब रखता है, बैंक इस अकाउंट से उस अकाउंट में गया। लेकिन इसमें कैसा है, हर ट्रांजैक्शन को 3 एनोनिमस जगह पे नोट किया जाता है कि ए ने बी को 50 क्रिप्टो करेंसीज दिए। तो इस तरीके से पीयर टू पीयर रिव्यू होती है। जैसे हम हैं, आप हैं, सबके पास क्रिप्टो करेंसीज है, मैंने आपके अकाउंट पे डाला, ये 3 अलग अलग जिनको हम जानते भी नहीं हैं उनके यहाँ पे ये नोट हो जाएगा कि इस ने उस इंसान को इतने क्रिप्टो करेंसीज दी। सबका अपना एनोनिमस नेम होता है, ऑफ कोर्स रियल नेम्स भी नहीं होता है। तो इस तरीके से सिस्टम टू सिस्टम में क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन जो हैं वो रजिस्टर होते हैं। इसी को कहा जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा ब्लॉकचेन बनता रहेगा, ब्लॉकचेन बनता रहेगा। समझ रहे हैं? तो हर ट्रांजैक्शन में 3 लेजर जनरेट होंगे, हर ट्रांजैक्शन में 3 लेजर जनरेट होंगे, और वो ब्लॉक जो है वो धीरे 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 तमाम ट्रांजैक्शंस का डाटा रखेगा इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। तो जो हम फिएट करेंसी में ट्रांसफ़र करते हैं, जो फिएट मनी में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसका डाटा रखा जाता है इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर बाय ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल कीप डाटा ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एंड दैट वे इट विल बी वैलिडेटेड। कभी क्रॉस चेक भी किया जा सकता है और इस तरीके से किसी फ्रॉड का चांसेस भी नहीं रहेगा। तो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब जरा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस इन इंडिया। तो भाई देखो, क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि ये बिटकॉइन वगैरह, इसको 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के मदद से बैन कर दिया था। एक सर्कुलर रिलीज करके आरबीआई ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज हमारे देश में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कोई भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए। ऐसा क्यों किया था आरबीआई ने? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस काफ़ी वोलेटाइल रहती है। जैसे बिटकॉइन की ही बात कर ले तो कभी कभार प्राइस बहुत ऊपर चढ़ जाता है, कभी बहुत नीचे गिरता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई को रेगुलेट करने वाले कोई और अथॉरिटी तो है नहीं ना। देयर इज़ नो सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस क्रिप्टो करेंसी। सो कभी डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है कि किसी कारण से, जैसे चाइना ने एक बार कह दिया था कि वो अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला है, तो एक ही बार इसकी प्राइस गिरने गई थी। तो आम आदमी अगर उसमें पैसा लगाता तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए बिकॉज ऑफ ह्यूज वॉलेटिलिटी इन प्राइस, आरबीआई ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह से अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहे हैं, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस हैं, इसलिए आरबीआई ने उसको बैन किया। साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं भाई, क्रिप्टो करेंसीज आपके अकाउंट से हैक करके क्रिप्टो करेंसी चुराए जा सकते हैं। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय एनी बैंक, तो कोई बैंक या कोई भी सरकारी सिस्टम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मिसयूज के चांसेस हैं। क्रिप्टो करेंसीज की मदद से आजकल जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसमें फंडिंग की जाती है, फाइनेंसिंग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को हथियार खरीदने हैं इलीगल तरीके से, किसी को ड्रग ट्रैफिकिंग करनी है, अब वो रुपए में तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे, या किसी भी जो फिएट करेंसी उसमें तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो करेंसी का पेमेंट जो होगा वो किसी बैंक के थ्रू या किसी ऑथोराइज सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के थ्रू होगा। और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होगा तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ है। अथॉरिटी जब इंक्वायर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा तुमने ड्रग्स खरीदे हैं, तुमने आर्म्स खरीदे हैं। तो इसी कारण से आजकल क्रिप्टो करेंसीज एक जरिया बनता जा रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ को, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में फाइनेंस करने का, कि भाई तुम ड्रग्स बेचते हो, मैं आर्म्स बेचता हूँ, तो आज मुझे आर्म्स चाहिए तो मैंने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर दिया, बाद में
तुम्हें ड्रग्स चाहिए होगा तो मैं वही क्रिप्टो करेंसी लेकर के तुम्हें ड्रग्स दे दूंगा। इस तरह की बातें होती रहती है। तो मतलब क्रिप्टो करेंसीज का मिसयूज भी होता है, ऐसा माना जा रहा है। तो इन सब कारणों से आरबीआई ने इसको बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसीज को 2018 में कि इंडिया में कोई भी इसको सेल या परचेज नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये बैन को लिफ्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज आर द फ्यूचर। दुनिया के अलग अलग देश इसको अपना रहे हैं। डिजिटल करेंसीज का एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी, दे आर फ्यूचर। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको पूरी तरह से बैन मत कीजिए, आप कुछ एक ऐसा नियम लेकर के आइए, कुछ ऐसे तरीके लेकर के आइए जिससे क्रिप्टो करेंसीज को आप रेगुलेट कर पाएँ, बट डोंट बैन इट। उसको आप कंट्रोल कीजिए लेकिन पूरी तरह से बैन मत कीजिए। तो मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रिप्टो करेंसीज का क्या स्टेटस है इंडिया में, जरा समझिए। क्रिप्टो करेंसीज मतलब बिटकॉइन, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। तो इसका क्या स्टेटस है इंडिया में? तो स्टेटस इज दैट इट इज स्टिल अनरेगुलेटेड। भाई अनरेगुलेटेड का मतलब ऐसी चीज़ जिसको लेकर के ना कोई कानून है, यानी कि ना ही वो लीगल है ना ही इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो ना कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि आप घर में पढ़ाई आपको करना है, या कोई ऐसा ना कानून है जो कहता है कि घर में पढ़ाई करना गुनाह है। आई एम जस्ट मेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो वैसे ही है अनरेगुलेटेड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, अनरेगुलेटेड एक्टिविटी। प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे ट्रैफिकिंग वगैरह वो सब इलीगल एक्टिविटी, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ अनरेगुलेटेड। मतलब ना कोई नियम है कि ये एक्टिविटी की जा सकती है। अगर नियम होता, रिकॉग्नाइज होता तो फिर प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स भी लगता, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होकर के मनी अर्न करते। बट जो भी अरेस्ट वगैरह होते हैं वो इसलिए होते हैं प्रोस्टिट्यूशन वाले एक्टिविटीज़ में, बिकॉज सिंस प्रोस्टिट्यूशन इज अनरेगुलेटेड, अनरिकॉग्नाइज्ड, बट द एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद दिस लाइक ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट, एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, दैट इज ऑफ कोर्स इलीगल। वैसे ही ये अनरेगुलेटेड है, बिटकॉइंस आर अनरेगुलेटेड, कोई नियम ही नहीं है। सो नो लॉ लीगलाइजेज इट और डीलीगलाइजेज इट फॉर द टाइम बिंग। इसी कारण से बिटकॉइन आजकल इंडिया में लोग खूब खरीद बेच रहे हैं। बिटकॉइन या उसके जैसे बाकी सारे जो भी क्रिप्टो करेंसी हैं खूब खरीदे बेचे जा रहे हैं। आप यूपीआई की मदद से एक अपना अकाउंट बना सकते हैं। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक क्वाइन, सिक्योर, जेब पे। आजकल टीवी पे ऐड आता है रणवीर सिंह का, आपने देखा होगा, क्वाइन, स्विच, कुबेर। इन सब की मदद से आप बिटकॉइंस या बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद बेच सकते हैं। एक एक बिटकॉइन का प्राइस 36 लाख रुपए तक का। वन बिटकॉइन कॉस्ट रुपीज़ अब 36 लाख रुपीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम से कम 36 लाख रुपए चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। यू कैन बाई अ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन ऑल्सो, मतलब यू कैन बाई बिटकॉइन ऑफ रुपीज़ 500 ऑल्सो। इस तरीके से बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि बिटकॉइन अभी तक अनरेगुलेटेड है। जिस दिन सरकार ने नियम बना करके उसको इलीगल कर दिया, सारा पैसा डूब भी सकता है। तो दैट इज़ वन रिस्क ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बिटकॉइन एंड ऑल अदर क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि अभी तक कोई कानून है नहीं। तो इस तरीके से अभी ये है स्टेटस बिटकॉइन का। अगर मौजूदा देखा जाए तो एक बिल है जो पार्लियामेंट में रखा गया है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए। उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। अब ये बिल पास नहीं हुआ है। इस बिल के हिसाब से आरबीआई एक खुद का डिजिटल करेंसी लाना चाहती है। तो इस बिल के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू हैव आवर ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दिस इज़ वॉट आरबीआई वॉन्ट्स with help of this bill. So the RBI wants to have its own official digital currency and RBI wants to prohibit all private cryptocurrencies in India. जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, उनके ट्रांजैक्शन पे वो आरबीआई बैन लगाना चाहते हैं। ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है और इसी कारण से क्रिप्टो करेंसीज अभी भी इंडिया में इलीगल नहीं है, बैन नहीं है। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो सच क्रिप्टो करेंसीज माइट बिकम बैंड इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about National Press Day and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो नेशनल प्रेस डे आज 16 नवंबर है और 16 नवंबर हर साल हमारे देश में नेशनल प्रेस डे की तरह मनाया जाता है। इस दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन in the year 1966 Press Council of India had started to function. Press Council of India is a watchdog on the print media for correct and ethical reporting. So sorry. तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है जिसका मेन काम है, भारत सरकार ने इसको बनाया है इस अथॉरिटी को कानून की मदद से, जिसका मेन काम है कि प्रिंट मीडिया को यानी कि अखबार वगैरह को रेगुलेट करे वो।
तो उनका रेगुलेशन वो दो तरीके से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल डाटा प्रेजेंट किया जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया जाए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाए, साथ ही साथ एथिकल जर्नलिज्म भी हो, कोई अनएथिकल एक्टिविटी ना करे प्रिंट मीडिया, कोई ऐसी चीज़ ना छापे जो उसको नहीं छापनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो इंश्योर्स दैट द प्रिंट मीडिया एंजॉयज इनफ प्रेस फ्रीडम। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 16 नवंबर 1966 को इसने फंक्शन करना शुरू किया था। इस कारण से इस दिन को हम नेशनल प्रेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जरा देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। इट इज़ ए स्टैचूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978। तो ये पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करना शुरू कर दिया था 1966 से। बाद में इसके लिए कानून बना दिया गया, प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978। इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब थोड़े बहुत उसके जुडिशियल पावर भी हैं। अगर उसको लगता है कि कोई भी प्रिंट मीडिया कुछ बेसिक नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ वो कुछ एक्शंस भी ले सकता है। इट हैज़ ए चेयरमैन हु इज़ ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज प्लस इट हैज़ 20 मेंबर्स। जो 2021 का स्टेट लेवल, आसाम के अंदर हम लोग स्टेट लेवल नेशनल प्रेस डे मना रहे हैं 2021 का, उसका थीम है हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। जब मीडिया पे कभी भी सवाल आ जाए, नेशनल प्रेस डे आप लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने वाला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मीडिया इज़ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वाई मीडिया इज़ नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी ज़रा समझिए। क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल, मॉडर्न टाइम में रूल ऑफ पीपल कैसे होता है? देखिए, मॉडर्न टाइम में ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा सीधा हम जा करके बैठ करके और सारे कानून खुद बना सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में इतनी ज़्यादा जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो सारे लोग मिल करके एक साथ तो कानून नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं फिर? वी सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लेजिस्लेचर, टू द हाउस ऑफ, टू द लोकसभा, टू द राज्यसभा, सो दैट दे कुड फ्रेम लॉज ऑन आवर बिहाफ। तो the modern day democracies are representative democracies where we send our representatives to frame laws. अब रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने के लिए हमारे खुद के अंदर इलेक्शन कराना होगा हमारे बीच में, तब तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाएंगे यहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वी नीड टू हैव इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये इंसान अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वी नीड टू हैव फ्री एंड ओपन इंडिपेंडेंट मीडिया। तो इसी कारण से मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अखबार का या बाकी सारे मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को इंश्योर कराने में। क्योंकि मीडिया ही है जो हमें सही न्यूज़ पहुंचाती है, मीडिया ही है जो हमें सही इन्फॉर्मेशन देती है, ताकि उसके बेसिस पे हम सही डिसीजन ले सकें एज फार एज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसर्न्ड। The next article is again taken from national segment. It is about India's first food museum. This topic is important from only prelims perspective. I don't think it can come in mains. तो देखिए, छोटा सा न्यूज़ है। इंडिया का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खोला गया है इन थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खोला गया इन थंजावुर, और ये फूड सिक्योरिटी म्यूजियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जरा ये भी समझिए कि थांजावुर में ही क्यों खोला गया है ये फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, क्योंकि थांजावुर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी जगह पे द फर्स्ट ऑफिस ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन 1965। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया का पहला फूड म्यूजियम खोला गया थांजावुर में। थांजावुर का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे पहला फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस खोला गया था 1965 में। इस म्यूजियम की अगर बात की जाए तो इस म्यूजियम में 3 अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम नोमैडिक हंटर ग्रुप इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रोसीजर्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो जब हम हंटर गैदरर्स थे उसके बाद हम सिविलाइज्ड हुए, वो डिपिक्ट किया गया है। उसके अलावा देयर हैव बीन शोकेस ऑफ सेवरल एंशिएंट एंड ग्लोबल इंडिजिनस ग्रेन स्टोरेज मेथड्स की कैसे पुराने ज़माने में या आजकल के टाइम में या फिर इंडिजिनस ट्राइबल लोग किस तरीके से ग्रेन को स्टोर करते हैं, वो रिप्रेजेंट किया गया है। तीसरा, जो FCI हमारे देश की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो MSP पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, उसका अभी तक का किस तरह का डेवलपमेंट रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है सिंस इंडिपेंडेंस, वो रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की FCI ने ये किया फिर वो किया। तो ये 3 चीज़ें फूड म्यूजियम ऑफ इंडिया में दिखाई जा रही हैं विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट थंजावुर। The next article is taken from Assam segment. It is about census of Hargila bird, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो हरगिला बर्ड, जिसको ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड भी कहते हैं, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है।
तो इसके रिलेटेड पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिस हरगिला बर्ड इज़ मोस्टली फाउंड इन असम। असम के अलावा थोड़ा बहुत बिहार में भी पाई जाती है। हरगिला बर्ड की बात की जाए तो इसका 2/3 पॉपुलेशन अकेला असम में पाया जाता है। अगर असम के अंदर भी बात की जाए तो लगभग 11 साल 12 साल पहले तक ये बर्ड की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी। एंड दिस बर्ड वाज हंटेड एट ए मैसिव स्केल इन असम। तो इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी हमारे स्टेट असम में भी लगभग 10, 11, 12 साल पहले तक। उसके बाद एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं हमारे स्टेट की पूर्णिमा देवी बर्मन जी। ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने हरगिला बर्ड के कंजर्वेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया हमारे असम में। उन्होंने विमेन की ग्रुप बनाई, कई सारे रूरल विमेन की ग्रुप बनाई। उन विमेन को उन्होंने मोटिवेट किया हरगिला बर्ड को कंजर्व करने के लिए, इसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, और वो विमेन का ग्रुप कहा गया, उसका नाम रखा इन्होंने हरगिला आर्मी। और धीरे धीरे पूर्णिमा देवी बर्मन जी के कंट्रीब्यूशन के कारण, उनके हार्डवर्क के कारण धीरे धीरे हरगिला बर्ड्स की पॉपुलेशन हमारे स्टेट आसाम में बढ़ने लगी। लेकिन आज भी हरगिला बर्ड जो है इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। इट इज़ पुट इन शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन जी। इनको हरगिला आर्मी बनाने के लिए और हरगिला बर्ड कंजर्वेशन के लिए इनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनको विटले अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। करंट न्यूज़ ये है हरगिला बर्ड से रिलेटेड, ये छोटा सा न्यूज़ है। आसाम की एक NGO है, इन्वायरमेंटल NGO, जिसका नाम है अर्ली बर्ड्स। उसने हरगिला बर्ड का सेंसस कराया है, काउंटिंग कराई है, और हरगिला बर्ड के सेंसस में पाया गया है कि नाउ द बर्ड हैज़ ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1224 इन द स्टेट ऑफ असम, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट वन। अगर आप 10-15 साल पहले तक बात करते तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी, बट थैंक्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पूर्णिमा देवी बर्मन जी द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन अप टू 1224। एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक पे ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में आया था 2014 में। तो आप इस सवाल देखिए, डायरेक्टली इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना कॉमन सेंस लगा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई दिस बाय यूजिंग कॉमन सेंस, ये सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान देना, जो बड़ी चिड़िया होती हैं, जो इस तरह की चिड़िया होती हैं, वो फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं खा सकती। बस इस हिंट्स को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना, आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। MP लैड स्कीम, it is not run by Ministry of Parliamentary Affairs, it is run by Ministry of Statistics and Planning Implementation. So first statement is wrong, but second statement is correct. So the correct answer is option B. And Kaisar Hind is butterfly of Arunachal Pradesh, state butterfly of Arunachal Pradesh. So the correct answer is option B again. That's all from our side for today. Thanks for watching.